क्योंकि पुरुष तो एक तनख्वाह ला करके और घर के छोटे मोटे कामों में सहयोग देकर अपना पल्ला झाड़ आउट। लेकिन औरत, बचपन से आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगी जहाँ से हमें लगेगा कि स्त्री की स्थिति इतनी महान है कि वो जब भी जन्म लेती है उसी दिन से वो कितनी चीज़ों की जिम्मेवारियाँ अपने ऊपर बिना किसी प्रयत्न के, कोई उसे सिखाता नहीं है, कोई सिखाता नहीं है, बट उसे कुछ चीज़ें जन्मजात मिलती हैं, जन्मजात मिलती हैं। छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ कि बहन आप कभी भी देखना, अगर उसका चाहे भाई छोटा है चाहे बड़ा है, वो मुश्किल से 3-1 साल की, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। 3 साल की अपनी सगी बुआ से मेरी शक्ल मिलाई और जैसे ही मैं घर में घुसी तो उसने फट से कहा बुआ आई हैं, बुआ आई हैं, क्योंकि कहीं बुआ से शक्ल मिल रही होगी जो उनकी अपनी थी। और इतना खूबसूरत शब्द सुन के तो आदमी का वैसे ही बाँच हो जाता है कि भाई, क्योंकि पूछ प्यारा खत्म प्यारा सूट किसकी बात सही है, राइट। एंड मेरे ख्याल से बहन जो है या स्त्री, कोई भी स्त्री, उसके लिए भतीजा या भतीजी जो है वो सगे भाई से भी ऊपर हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि मुझे कितना अच्छा लगा होगा। और वो 3 साल की बच्ची मेरे पास आई और मैंने उसे बहुत प्यार किया और मैंने अपने पर्स में से जैसे एक चॉकलेट निकाल के दी तो वो चॉकलेट पकड़ के एकदम से मुझे कहती है बुआ एक और दे दो। मैंने कहा एक किसके लिए दे दो? फट से कहती है वो भी स्कूल से आया नहीं है ना, तो एक चॉकलेट उसको भी तो देनी है। सी, तो मैं आपसे जो कहना चाहती हूँ, दूसरा और आपको इंसिडेंट बताती हूँ, अपने ही घर का बताती हूँ, जहाँ से मैंने ये सीखा कि परमात्मा ने स्त्री को तो बनाया ही बहुत सुघड़ और बहुत फुर्सत से और बहुत प्यार से बनाया है। और जब उसने उस स्त्री को बनाया है तो आई एम 100% श्योर कि उसके अंदर उसने वो प्यार नाम की चीज़ पुरुष की अपेक्षा ज़्यादा डाल दी। हम लोग कितने भी अपने आप को मानते हैं कि हम दुर्गा हैं, हम भवानी हैं, हम ये हैं वो हैं वो हैं, लेकिन जहाँ इमोशंस की बात आती है तो आप में से मैं लिख के दे सकती हूँ और आप अपने कलेजे पे हाथ रख के देखिए कि हम कितनी ऐसी परिस्थितियों के अंदर बाहर मजबूत दिखाते हैं, लेकिन खुद जाकर किसी कोने में अपनी 2 आंखों से आंसू पोंछते हैं कि नहीं, यहाँ अगर मैं कमज़ोर पड़ गई बाकी तो टूट जाएंगे। तो इसलिए आप देखो, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि उस परमात्मा ने जब स्त्री को घड़ा है तो उसने उसमें स्नेह ज़्यादा भर दिया, उसमें सहन शक्ति ज़्यादा भर दी और उसमें सबसे बड़ी बात जो भरी वो ये भरी कि हर परिस्थिति में अपने आप को शांत रखो। दूसरी बात मैं जो आपको बता रही थी कि बहुत सी माओं ने भी शायद आप में से जन्म दिया होगा, जबकि पहले से ही कहते आ रहे हैं कि 3 साल का गैप होना चाहिए, 3 साल का गैप होना चाहिए। दूसरी तरफ हम मानते हैं कि नहीं, उसकी भी मर्जी है। बहुत से बहन भाइयों में मुश्किल से 1.25 साल का या 1 साल 10-15 दिन का इस तरह का गैप। तो बहन जो थी वो 1 साल 10 दिन बड़ी, जिसको माँ को चिंता कि दूसरा बच्चा आने वाला है और इसने तो अभी तक पग ही नहीं भरा है, क्या बनेगी। तो परमात्मा ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि वो दूसरा बच्चा आने से 10 दिन पहले वो टुक 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 करके चल पड़ा। देखो, उसने भी शक्ति दी कि नहीं भाई 2 को बेचारी माँ कैसे संभालेगी, और आने वाला तो आ गया। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, जब माँ उस छोटे बच्चे को लेकर के बैठी, वो भी तो दूध पीती थी, 1.25 साल का बच्चा। पहले तो मेरी माँ बहनें जो हैं 5-5 साल तक भी पिलाती थी। हाँ। और एक कहा
कहावत है कि अगर माँ दूध पिलाती हो तो दूसरा बच्चा नहीं आता। मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। तो यहाँ साइंस भी फेल हुई, देखो यहाँ साइंस भी फेल हुई। तो उस छोटे बच्चे ने क्या किया, जब देखा मेरी माँ जो है वो मेरे से छोटे वाले बच्चे को दूध पिला रही है, तो आप विश्वास करेंगे कि वो छोटा बच्चा जो खुद 1 साल 10 दिन का है, मुंह में 2 उंगली लेकर दूसरे हाथ से अपने उस भाई के सिर में खुजली कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो लड़की है, वो लड़की है, उसके अंदर वो स्नेह परमात्मा ने पैदा होते ही दे दिया, जिसे हम मातृशक्ति बोलते हैं, जिसे हम माँ कहते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आपको बताऊँ, आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा अपने ही खुद के घर के अंदर कि जब भी हम कष्ट में होते हैं, किसी तरह का भी कष्ट हो, तो हम सबसे पहले उस शक्ति की तरफ देखते हैं जिसे हम माँ कहते हैं। वो देखो, वो छोटा सा भी किसी और से नहीं, उसी के मुंह से बात कर रहा है। क्यों महान है माँ? युधिष्ठिर से क्वेश्चन पूछा कि माँ का स्थान कहाँ है? बोला माँ का स्थान सबसे ऊंचा है। बोला क्यों? उसका ऊंचा पिता से भी ऊंचा क्यों है? बोला पिता से ऊंचा इसलिए है कि हमारे बदन के अंदर जो परमात्मा ने हमें एक शरीर प्रदान किया, अगर बाहर से कोई छोटी सी भी चीज, चाहे वो कांटा रूप में हमें चुभती है, हम स्वीकार नहीं कर पाते, उसकी कोशिश करते हैं अब जल्दी से जल्दी इसको बाहर निकालें। और माँ जो है वो स्वयं एक जीव को ग्रहण करती है और हर दिन सुबह उठने से पहले ये दुआ करती है कि आज का दिन भी ठीक निकले। एंड आप सोच के देखो, अपनी पलक, कई बार आपको लगता होगा आपकी अपनी पलक कितनी नाजुक है। कई बार किसी परिस्थिति में मुड़ के अगर थोड़ी सी भी आँख के अंदर चली जाती है तो हम आँख को लाल करके रगड़ रगड़ के लाल कर देते हैं। लेकिन एक जीव को स्वयं ग्रहण करते हैं और उसकी हर दिन बढ़ने की दुआ करते हैं और उसको बचाए रखने के लिए कितनी परिस्थितियों में किस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कभी अच्छा खाने की कोशिश करते हैं, कभी आराम करने की कोशिश करते हैं, कभी डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करते हैं, कभी परिवार के सदस्यों से चाहते हैं कि 2 मिनट का रेस्ट मुझे भी मिले। आज समय बहुत भगवान की बड़ी मेहरबानी है इस परमपिता परमात्मा की कि आज कम से कम हमारी बेटियों की, हमारी बहुओं की, हमारी माँओं की परिवार के अंदर इतनी तो देखभाल शायद सभी घरों में करी जाती है कि जब वो प्रसव के दौरान होती हैं तो कोई ना कोई सहयोगी ज़रूर होता है। तो जब हम बात कर रहे थे कि ऐसी परिस्थितियां आई कि जहाँ पर हमारी को पर्दों के अंदर बंद कर दिया गया, लेकिन उस दौरान भी महिला की बात करना चाहूँगी आपके साथ। उस दौरान भी बहुत सी स्त्रियां ऐसी ज़रूर जागृत हुई जिन्होंने कहा कि नहीं, पर्दों के अंदर नहीं, हमें भी बाहर निकलने का संपूर्ण अधिकार होना चाहिए। और इतिहास बताता है रानी झांसी हमारे में से ही थी। और स्त्री देखो कितनी बलवान है, कितनी धैर्यवान है और कितनी महान है कि जब अपने ऊपर तो झेलती है, सब तरह का कष्ट झेलती है, लेकिन अपनी औलाद या अपने परिवार पर जब आती है तो चारों पंख बैठा करके करती है। अब बढ़ के दिखा, मैं बैठी। और छोटी सी बात में आज जो जिस संदर्भ में हम बात करना चाहेंगे कि हम जहाँ से शुरुआत हमारी होती है तो हर परिवार का कोई ना कोई एक संबंधों का एक सांचा होता है जो हमें ये सिखाता है कि हमने अपने किस तरह के संबंध किन लोगों के साथ रखने हैं। हर समाज का एक सलीका होता है जिसके अंदर ये बाकायदा विशेष रूप से बताया जाता है कि फला फला संबंधों के साथ आप शारीरिक संबंध स्थापित ना करें, क्योंकि समाज के द्वारा हम सब क्या हैं, सामाजिक प्राणी हैं। और अगर ये संबंध हमारे बीच में अगर रिस्ट्रिक्ट ना हो
तो हमारे और जानवर में तो फिर कोई फर्क भी नहीं है। आप अपने गली कुत्तों में भी, अपनी गली गलीचों में भी देखते होंगे कि वही एक समय के बाद, इसीलिए सबसे बड़ा भगवान की बड़ी मेहरबानी है क्योंकि उसने इस समाज में व्यक्ति को, महिला और पुरुष का नाम नहीं ले रही हूँ, व्यक्ति को सबसे महान बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर ही इतनी ताकत है, एक व्यक्ति के अंदर ही इतना कैपेबिलिटी है कि वो अपने आप को सुधार सकता है। कुत्ता बिल्ली जानवर को हम सिखा सकते हैं, सिर्फ सिखा सकते हैं, बट उनमें इतनी समझ नहीं पैदा कर सकते कि वो अपने पिछले अनुभव को लेकर के आगे बढ़ सके। और ये चीज़ परमात्मा ने सिर्फ मनुष्य को प्रदान करी है कि वो अपने चारों ओर के संबंधों से, मैं शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ संबंध, अपने चारों ओर के संबंधों से कुछ न कुछ सीखें या कुछ न कुछ उसके व्यवहार से दूसरे लोग सीखें। क्योंकि सीखने की जो प्रक्रिया है वो कहीं पर भी रुकती नहीं है। सीखने के लिए आपकी कोई उम्र निर्धारित नहीं है, कोई स्थान निर्धारित नहीं है, कोई ज्ञान निर्धारित नहीं है। व्यक्ति सीख किसी से भी सकता है और इसीलिए पुरुष को, व्यक्ति को परमात्मा ने एक दिमाग नाम की जो चीज़ दी है जिससे वो सुधार कर सकता है। अब ये तो इंडिविजुअल के ऊपर है कि एक तस्वीर है, उसमें वो क्या देखना चाहता है। एक आदमी हो सकता है, फिर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, क्योंकि कमियां निकालना हमारी फितरत है, कमियां निकालना हमारी फितरत है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आप सभी बहनों से इस बात की गुजारिश करूंगी, इस बात की सिफारिश चाहूंगी आप लोगों की तरफ से कि हम कमियों की बजाय किसी एक व्यक्ति की बड़ाई क्यों ना करें। जब आप उसकी बड़ाई करेंगे तो वो अगली बार और अच्छा करके दिखाने की कोशिश करेगा। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि बहन, बेटी, बहू, सास, अड़ोसन, पड़ोसन, सगी, सहेली, संबंधी, अगर कोई है, कोई गलती हो जाती है जो आपको पसंद नहीं है, तो आवश्यक नहीं है कि सबके बीच में उसका ढिंढोरा पीटा जाए। नहीं, उस टाइम स्वीकार करो और आहिस्ता से उस बच्चे को फिर बताओ कि ये व्यवहार जो है ये हमारे परिवार का या हमारे समाज का या हमारे चारों ओर के वातावरण के द्वारा अच्छा नहीं माना जाता। मेरा बताना फर्ज है, मानना ना मानना आपकी मर्जी है। ठीक है? क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हम लोग इंसान हैं, हम समझ सकते हैं। जैसे ही हम कहते हैं, एक मोटिवेशन की बात आपसे बताती हूँ कि हम चाहें तो किसी भी चीज़ को किसी भी शिखर तक ले जा सकते हैं। और हमारा रोल विभिन्न प्रकार से, जैसे मैडम ने बताया, कहीं एक स्त्री बचपन से लेकर आखिरी समय तक अलग अलग तरह के इस जीवन रूपी रंगमंच के ऊपर अलग अलग रोल में आती है। कभी माँ में आती है, कभी भाभी में आती है, कभी चाची में आती है, कभी मौसी में आती है। और आप देखिए हर रोल को करने का तरीका भी अलग है, हर काम को करने का तरीका भी अलग है। इसीलिए सबसे पहले हमें ये इस बात का ज्ञान ज़रूर होना चाहिए कि इस समाज के अंदर रहते हुए हमें किन लोगों के साथ किस तरह के संबंध रखने हैं। उसके बाद हम, हर स्त्री जो है वो सेकंड स्टेज पे आती है, जिसे हम कहते हैं विवाह। आज के समय में आपने देख रहे होंगे कि इस संस्था का जो रूप है वो एक तरीके से डगमगा रहा है। खाली आपके और मेरे समाज में नहीं, पूरे विश्व में विवाह जैसी संस्था के ऊपर बहुत गहरे और काले बादल छाए हुए हैं। पहले हम कहा करते थे, स्त्री कहती थी इसी घर में ब्याही आई हूँ तो इसी में से मेरी अर्थी जानी चाहिए। लेकिन आज वक्त ऐसा नहीं है। उसके पीछे और बहुत से कारण हैं,
मैं नहीं कहती कि आप किसी का इतना दुर्व्यवहार बर्दाश्त करें कि वो सर से चला जाए, लेकिन मैं ये भी नहीं कहती कि जो व्यवहार जो समाज की नींव है अगर वही चरमरा गई तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे? कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि विवाह एक ऐसी संस्था है जिसके अंदर स्थायित्व होना चाहिए, जो स्टेबल होनी चाहिए, जिसकी नींव इतनी मजबूत होनी चाहिए। आज आप लोग सब देखते होंगे, एक छोटी सी कहावत मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस घर ना जाइए सो सुखी। कोई बात नहीं, हम इंसान हैं कि ऊंच नीच सबके घरों में होती है, लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है, क्योंकि मैं भी आप में से एक हूँ, सही बात। जहाँ पर भी हमें कभी कहीं अपनी बहू है, अपनी बेटी है, अपनी बहन है, अपनी कोई रिश्तेदार है, अगर उसकी विवाह जैसी संस्था के अंदर, विवाह जैसे मतलब मैं तो कहूँगी ये बहुत शुभ होता है, क्योंकि यही अलाउड करता है हमें आगे नई जनरेशन को जन्म देने का अधिकार। आप खुद इसी समाज से सबके सब जुड़े हुए हो, अगर इस तरह के संबंधों में सामाजिक मान्यता ना हो तो ये बेचारी लड़कियां जो हैं वो गलती से या कई बार किसी हालात की वजह से ऐसी परिस्थितियों में जब फंस जाती हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है उस माँ को होता है, जिसकी वजह से वो बच्चा जन्म लेता। मैं आपसे पहले माफ़ी चाहूँगी। नहीं, मैं तो माफ़ी इसलिए चाहूँगा, बीच में डिस्टर्ब किया है। और दूसरा, आप एक पर्टिकुलर जो है जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे होते हैं, बीच में ये इस तरह से इंटरवेंशन ही मानी जाती है। नहीं, इंटरवेंशन नहीं है, जस्ट वी आर टॉकिंग। मैं तो क्योंकि मैं किसी उस पर नहीं हूँ, मैं तो बहुत जनरल बात करती हूँ जो हम सबके साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बीत रही है। बट बीइंग सोशियोलॉजिस्ट, मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य जो है वो ये है कि जो परिवार है जिसको बचाना हमारी जिम्मेवारी है। हमारी तो चलो सफ़ेद आ गए बाल, लेकिन जो मेरी छोटी बहनें अब जो इस रास्ते पर आएंगी उनके लिए मोटिवेट होना और इस परिवार संस्था को बचाना बहुत आवश्यक है। तो उस विषय में हम थोड़ा सा बात कर रहे थे। तो आप सोचिए कि वो माँ, क्योंकि ये मेरी बड़ी बहनें भी बैठी हैं, बाकी तो मेरे से बहुत छोटी हो, कहा जाता है और आप अपने समाज में देख भी रहे होंगे कि पेट से निकला पत्थर भी बहुत प्यारा होता है। पेट से निकला पत्थर भी बहुत प्यारा होता है, जबकि आजकल जो पेट में पत्थर होते हैं वो तो डॉक्टर से हम निकलवा लेते हैं क्योंकि वो तकलीफ देने लग जाता है। बट जीव पत्थर नहीं है, जीव पत्थर नहीं है, वो एक आत्मा है। और इसीलिए वो जो माँ किसी परिस्थिति की वजह से, कोई कारण हो सकते हैं, उसके पीछे क्या कारण है वो शायद हम उस गहराई तक ना भी जा पाए। तो आप क्या सोचते हो कि वो औरत ताउम्र ढूंढती है कि क्या कहीं वो मेरा पैदा किया हुआ मिलेगा? सबसे बड़ी बात ये है कि हमें अपने बच्चों को, खासतौर से खाली मैं ये नहीं कहूँगी हमारी बेटियों को, हमें हमारे बेटों को भी ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि उनकी सीमाएं कहाँ तक हैं, उनका व्यवहार कहाँ तक इस समाज के द्वारा स्वीकृत है, और वो ऐसे कार्यों में लिप्त ना हो जो न केवल उनके अपने लिए, न केवल उनके परिवार के लिए, न केवल उनके अड़ोस पड़ोस के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए किसी न किसी प्रकार से घातक हो सकता है। क्योंकि माँ जो है वो कृति है, वो बनाती है, वो कुम्हारी है, वो तो कुम्हारी है, सिर्फ फर्क इतना है कि उसका चाक चलता नहीं दिखता, उसका चाक हमें चलता नजर नहीं आता। और वही जो
छोटा सा माटी का जो गर्भ से निकाला है, उसी को धीरे 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 एक पुरुष के रूप में आपके आगे पेश करता है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, कि सबसे पहला ये नहीं है, क्योंकि पुरुष वर्ग की एक बहुत खासियत बात होती है, शायद सर को मेरी बात ये पसंद ना आए, बट मैं इन चीज़ों को माइंड नहीं करती। जो वास्तविकता है वो मैं ज़रूर आपको बताती हूँ कि पुरुष के अंदर ये सबसे बड़ी, कि मैं तो देखूँ सबको, मेरी न देखा कोई। तो अगर तेरी ना देख तो हो सकता है तेरी को कोई और भी देख रहा हो। तो ये चीज़ हमें घर से ही सिखानी पड़ेगी कि बेटा आपका कौन सा व्यवहार जो है वो स्वीकार्य है और कौन सा व्यवहार आपका स्वीकार्य नहीं है। दूसरा उदाहरण आपको और देती हूँ, क्योंकि हम दूसरों के लिए तो बहुत अच्छी अच्छी बातें घड़ देते हैं, बट जब स्वयं उस परिस्थिति में से निकलते हैं तो क्या हम उन चीज़ों को फॉलो करते हैं? नहीं करते, क्योंकि वो कानून कायदे जो है वो दूसरों के लिए हैं, अपने लिए नहीं है। तो सबसे पहले वो चीज़ अपने अंदर डेवलप करें, और इतनी डेवलप करें कि आपको स्वयं को इतनी शक्ति हो आपके अंदर कि आप स्वयं ये चीज़ जज कर सकें क्या ये ठीक है और क्या ये ठीक नहीं है। मैं क्योंकि विश्वविद्यालय में पढ़ाती हूँ, तो मेरा संबंध जो है वो ऐसे बालक और बालिकाओं से है जो जवानी के ऐसे पड़ाव पे होते हैं जहाँ पर उनको संभाल कर रखना बहुत आवश्यक होता है। तो मैं थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स भी हूँ कि मैं हमेशा कहती हूँ कि नहीं, समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा जो कुछ नियम और कायदे कानून हमारे लिए बनाए गए हैं उनका हमें पालन ज़रूर करना चाहिए। जब उसी चीज़ को हम अपने ऊपर लागू करके देखते हैं तो वो चीज़ समझ भी आती है, और किसी न किसी परिस्थिति में वो चीज़ हमें अच्छी भी लगती है, और वो चीज़ हमारे लिए कभी ना कभी मार्गदर्शक भी बनती है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरा संबंध ऐसे बच्चों से पड़ता है, तो मैं उनको हमेशा एक बात कहा करती हूँ कि सबसे पहले आपका कर्तव्य जो है वो ये है कि जिस मकसद से आप इस विश्वविद्यालय में आए हैं, पहले आप उसको हासिल करें, उसके बाद तो दुनिया यूं ही चलती रहेगी। तो हर एक चीज़ जो है वो हमें अपने घर से ही सिखानी पड़ेगी। छोटा सा एग्जाम्पल आपको फिर देती हूँ कि मेरे अपने यहाँ पिछले दिनों कुछ इस तरह की बात हुई, तो मैं जैसे ही मैं एंट्री पे मैंने अपनी विद्यार्थी से कहा, मैंने कहा बेटा सुंदर तो बहुत लग रही हो, लेकिन मेहरबानी करके ये कपड़े डिपार्टमेंट में पहनने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? आप पहली बात तो आप ऐसा काम ही क्यों करो कि हर व्यक्ति की नज़र आप पे आए। दूसरी बात, अगर हर व्यक्ति की नज़र आप पे आ रही है तो आपके अंदर इतनी शक्ति ज़रूर होनी चाहिए कि वो आपसे एक हाथ दूर हो, उसे ये ज़रूर पता हो कि आप इतनी आसानी से उसके हाथ नहीं लग सकते जितना वो सोच रहा है। तो इससे पहले कि कोई आप तक बढ़े तो उस तक आपका सेक चला जाना चाहिए। Your end limits there only। मैंने जैसे ही अपनी उस विद्यार्थी से ये बात कही तो उसने एकदम से मुझे इतना अच्छा सा और करारा सा जवाब दिया, हमारे माँ बाप ने तो हमें कभी नहीं टोका मैडम। तो मैं भी किसी की माँ हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी किसी की बहू हूँ। मैंने उस बच्ची से कहा, मैंने कहा बेटा आप हॉस्टल में रहते हो, आपकी माँ को ये नहीं पता कि आप ये कपड़े भी पहनते हो, लेकिन मैं यहाँ आपको एज ए टीचर नहीं कह रही हूँ, एज ए माँ कह रही हूँ। तो ये शब्द जो आज जिसके लिए हम इकट्ठा हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस,
तो माँ जो है वही तो सिखा रही है। उसको बेचारी को नहीं पता, क्योंकि वो 100 किलोमीटर दूर बेचारी खेत में काम कर रही है। किस लिए? ताकि मेरी बच्ची जो है विश्वविद्यालय में पढ़े, न केवल मेरा, मेरे परिवार का, मेरे देश का नाम ऊंचा करे। जितनी भी नारियां आज समाज के अंदर हम देख रहे हैं, क्या वो सभी शहरों से आई हैं? क्या वो सभी ऐसे माँ बाप के पैदा हुई हैं जिनके यहाँ साधन संपन्न है? नहीं, वो सिर्फ इसलिए वहां तक पहुंची हैं कि उनको जहाँ से वो संस्कार मिले हैं, जिस कोख से वो जन्म लेकर के आई हैं और जिन संस्कारों के मध्य वो वहां तक पहुंची हैं, उसमें खाली माँ का रोल नहीं है। खाली माँ का रोल नहीं है, उसमें उसकी सहेलियों का रोल है, उसके विद्यालय का रोल है, उसके टीचर्स का रोल है, उसके संगी साथियों का रोल है, और उसको जो आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान कर रही है उसका रोल है। सबसे ऊपर शक्ति कौन हुई? 4 चीज, 4 M, जिनको मैं बहुत घातक मानती हूँ हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए। तो कोशिश करना इन 4 M's का जितना कम इस्तेमाल हो सके उसको रिस्ट्रेन करें। जबकि आज के वक्त में हम इन चारों M's के नीचे दबे हुए हैं। There are 4 M's. First is mobility. मोबिलिटी, कि हर व्यक्ति गतिशील है। कोई स्कूटर से है, कोई कार से, साइकिल से तो कोई रहा नहीं। तो अच्छा लगता है कि हमारी बहनें या हमारी माएँ या हमारी बेटियाँ इस लायक हैं कि वो स्वावलंबी हों, तो क्यों ना हो। बट इस गतिविधि का इस्तेमाल जो है उन्हें ज़रूर बताया जाना चाहिए कि वो इतना ही है जहाँ तक हमारी लक्ष्मण रेखा आती है। ये तो अति जो है बेटा, वो किसी भी चीज़ की बुरी होती है, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। आपने देखा होगा इस मोबिलिटी की वजह से कई बार हम अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी रुचि के लिए बच्चे, स्कूल, घर सब छोड़ा इसको लिमिट करना ज़रूरी है। एक M हो गया। दूसरा M मनी, पैसा। अब तो खैर पहले पैसा था नहीं और ना ही पता होता था इस पैसे को कैसे खर्चा जाता। आज पैसा भी है, लेकिन अब इतना ज्ञान नहीं है कि इस पैसे को कैसे खर्चा जाए। मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चे जो हैं, वो सबसे बड़ी अफसोस की बात ये है कि सच्चाई नहीं बताते कि पैसा खर्च करने के लिए उन्हें कहाँ चाहिए। जैसे पहले क्या था, मैं आपको एक, शायद डॉक्टर साहब को पता होगा, पहले जो बच्चे गांव से शहरों के अंदर पढ़ने आते थे, हॉस्टल्स में रहते थे, तो बेचारे किसान लोग जो गांव में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मेहनत करते थे और बाहर भेजते थे, उनको बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो उनको पता ही नहीं होता था। तो हॉस्टल में लड़का आया तो फादर को गया, छुट्टी पे घर गया और फादर से बोला बाबू, बोला हाँ। बाबू, उस टाइम तो 500 रुपये आज के 5000 के बराबर थे, राइट। अब 500 रुपये चाहिए, क्या करेगा बेटा? अब वो बापू को तो ब्लॉटिंग पेपर नहीं पता क्या होता है, बट बेटे को तो पता है ना। उसकी कीमत मुश्किल से 5 उस टाइम 50 पैसे थी। अब बाबू वो खरीदना है। तो बाबू ने बोला बेटा वो क्या हो सर? बोला बाबू वो पढ़ाई में काम आवा। अब वो तो बेचारा इतना अज्ञानी था, नहीं पता था, पैसा दे दिया। सेम इज हैपनिंग विद आवर ओन चिल्ड्रन, जो आज हमारी जनरेशन के बच्चे, जो आज हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके साथ भी वही हालात है। अब सिर्फ फर्क ये आ गया है कि वो ब्लॉटिंग पेपर की बजाय इंटरनेट में घुस गए। आपका 2 M आ गया। तीसरा मैम मोबाइल। मेरी आप सब बहनों से गुजारिश है कि
जब हम एक परिवार में आ जाते हैं तो उसके बाद हम उस परिवार के एक बहुत मुख्य सदस्य के रूप में बड़े होते हैं। आज जो मैं जिस बारे में आपसे बात करना चाह रही हूँ उसमें वो मोबाइल इतनी गंदी चीज़ घुस गई है कि आपके घर में क्या नमक तेल पानी बन रहा है वो बनता बाद में, उससे पहले वो खबर। तो ये एक बहुत बड़ा तीसरा M जो है ये बहुत बड़ा कारक है हमारे परिवारों को तोड़ने का, कि हम हर एक बात। और आप कभी भी मोबाइल का, मैं ये लिख के फिर से वही वर्ड इस्तेमाल करती हूँ कि जो आदमी मोबाइल का इस्तेमाल करता है वो झूठ ज़रूर बोलता है ना। मतलब जो कोई आदमी अगर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है और अगर वो यूँ कहे कि मैं 100% सच हूँ, नॉट पॉसिबल, क्योंकि उनमें से एक मैं भी हूँ। जैसे मोना जी ने अभी मुझे फ़ोन करके पूछा कि मैम, मैंने कहा बेटा 10 मिनट के लिए माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैं अभी निकली हूँ। लेकिन मैं भी कई बार कहती हूँ, मेरे घर के अंदर हुआ, खाना खिला रही थी साहब को, उनके एक मित्र आए हुए थे, टेबल पे खाना खिला रही और सडनली उनका फ़ोन आया। तो किसी ने पूछा कि कहाँ पर हो? बोला ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ और मेरे घर के सामने बैठे, मेरे टेबल पे बैठे खाना खा रहे। मेरी हालत बड़ी पतली हुई कि भाई ये क्या हुआ। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कई बार हालात होते हैं शायद, और झूठ बोलिए कोई बुरी बात नहीं है, बट वो झूठ बोलिए जिससे किसी का फायदा हो। झूठ बोलिए कोई बुरी बात नहीं होती, क्योंकि सच्चे तो भगवान भी नहीं है, वो भी कभी कभी हमारे साथ झूठ बोल देते हैं, राइट। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग, मैं और आप और हमारी जो बच्चियां अब बड़ी हो रही हैं, ये इस राष्ट्र की धरोहर है, ये इस राष्ट्र की निर्माता हैं। और हर लड़की के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण ऐसा ज़रूर होता है, अगर उसे निखारा जाए तो जाने वो बच्चा कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है। एक मेहरबानी करके हर कदम पे अपनी बेटियों की टोका टोकी छोड़ो, जो हम बहुत टोकते हैं वो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। हाँ, उसे ये ज़रूर बताना हमारा फ़र्ज़ है कि क्या ठीक है और क्या गलत है, और तुम्हारे लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर उसमें उस बच्चे की रुचि डेवलप कर दें तो उससे बड़ा आप मोटिवेशनल फैक्टर कोई भी नहीं हो सकता। एंड सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ, बच्चा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, माँ से जितना नज़दीक होते हैं उतना किसी से नज़दीक नहीं होते हैं। उनके अंदर इतना विश्वास पैदा करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि उनको ये बात समझ आए कि भाई इनसे अच्छा मित्र कोई नहीं है, तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बच्चे हमसे दूर कब जाते हैं? जब उनको ये एक भय डेवलप हो जाता है, अभी इनके आगे तो कोई बात बता दे तो 4 डांट और मार देगी और बात भी नहीं सुनेगी। कितनी बार हमारी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि हम उनके दोस्तों से पूछने की कोशिश करते हैं। तीसरी बात जो मैं आपसे मोबाइल के बारे में कहना चाह रही थी कि इस बात का ज़रूर, बहुत अच्छी चीज़ है जो आजकल कंटेंट हम शुरू कर रहे हैं या जिसका इस्तेमाल करते हैं, या सोशल मीडिया जिसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका ज्ञान हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बाहर से प्राप्त नहीं होता है। लेकिन ये ज़रूरी है कि हमें इस बात के लिए अपने बच्चों को मोटिवेट करना आवश्यक भी है कि भाई 11 बजे के बाद आपकी कोई बात नहीं है। एंड आप खुद भी देखते होंगे कि बच्चे जो हैं वो सारी रात फ्रेंड्स के साथ उसके ऊपर लगे रहते हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान हमें कहाँ हो रहा है? जो हमारी दिनचर्या की स्थिति थी वो डिस्टर्ब हो गई।
अब जो बच्चा रात में रजाई के अंदर माँ बाप के सोने के बाद बात करेगा, तो आप क्या सोचते हो कि पूरी नींद ले पा रहा है? नहीं ले पा रहा। तो जब वो पूरी नींद ही नहीं ले पा रहा, तो उसका किस पे असर पड़ेगा? स्वास्थ्य पे पड़ेगा। जब स्वास्थ्य पे पड़ेगा, उसका मूल कारण यही है कि आज हमारी जो छोटी जनरेशन के बच्चे हैं, उनके अंदर विभिन्न प्रकार की मानसिक शारीरिक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप स्वयं भी जानते हैं, क्या मोबाइल बिना रेस के काम कर सकता है? नहीं कर सकता। तो मेहरबानी करके अपने बच्चों को भी ज़रूर समझाइएगा। एंड मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ध्यान करेंगे। एक बार एक इस तरह की बेल्ट आई थी, जिनके अंदर मोबाइल जो है वो आदमी बेल्ट के अंदर फिट करता था। तो रेस जो है, आप अगर अपने शरीर के किसी भी ऐसे अंग के नज़दीक मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, वो रेजेस आपको नुकसान ज़रूर करेंगे। तो हम लोगों का बीइंग माँ, बीइंग बहन, बीइंग बेटी, बीइंग बहू, हमारा सबका कर्तव्य ये है कि हम घर के अंदर इस तरह का माहौल क्रिएट करें कि घर के हर सदस्य को आगे बढ़ने में किसी न किसी प्रकार का हमारा सहयोग प्राप्त हो। ज़रूरी नहीं है आपके अपने घर की बहू बेटियां हो सकता है आपके कहे हुए 2 शब्द आपके पड़ोस वाली लड़की को बढ़ने में सहयोगी दे दें। हो सकता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम अपने बच्चों से तो एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन दूसरों के बच्चों की उनके आगे इतनी बड़ाई करते हैं कि वो अपने आप को इंफीरियर फील करना शुरू कर देते हैं। नो, आप उनकी बड़ाई ज़रूर करें, एंड साथ साथ ये ज़रूर कहें कि तुम उनसे कम नहीं हो, तुम्हारे अंदर भी उतने ही, उससे शायद हो सकता है एक आधा गुण फालतू ही हो, लेकिन उसको किसी तरीके से निखारिए। हर एक चीज़ की कोशिश करो कि हम भी, औरतों में आदत होती है एक दूसरे की सामने तो कुछ और, जैसे दरवाजे से निकली तो कुछ और नहीं। हम लोगों के, आप सबको मैं ये मतलब आपसे सबसे ये गुजारिश करूँगी कि अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड उत्पन्न करो। जब आप अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड उत्पन्न करेंगे, तो आप देखना आपके अपने ही विचारों में, आपके अपने ही व्यवहार में, आपके अपने ही रोज़मर्रा के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। एंड पॉजिटिविटी जो है वो आपके फेस से रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है। सबके सुख तो नहीं है। अभी आपसे कहा था कि जिसको हाथ लगाइए वही कहीं से ना कहीं से, किसी न किसी तरीके, हमारा सबका फर्ज ये है कि आपस की बातचीत के द्वारा उन दुखों को किसी प्रकार से कम करें और सामान्य परिस्थिति में लाकर एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। तो जो परिवार है, मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है तो वो परिवार अपने आप से ग्रो करना शुरू करेगा। और पॉजिटिविटी एकदम से नहीं आती। पॉजिटिविटी को डेवलप करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। आजकल बहुत फैशन चला हुआ है। मुझसे पहले जो 1-2 लेक्चर आपने सुने होंगे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड है। ये मेडिटेशन ही है जब आप पॉजिटिव हो जाते हो। जब आप पॉजिटिव हो जाते हो, उसका एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, क्योंकि मनुष्य का एटीट्यूड ये है कि वो दूसरे लोगों की गलतियों को बहुत जल्दी देखता है, जबकि अपने अंदर नहीं झांकता। कई बार वो गलतियाँ हमारे अंदर भी होती हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण, आप में से कभी देखा है शीशा खुद देखता हो? देखा है कभी आपने किसी शीशे को देखते हुए? शीशे में कौन देखता है? हम देखते हैं ना, और फिर अपने आप से अंदाजा लगाते हैं, नहीं आज ये टेढ़ा हो गया, ये टेढ़ा हो गया। तो दूसरा व्यक्ति जो है वो हमारे लिए शीशा है, वो शीशा है। तो ऐसा वो शीशा इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको देख करके उसको सुकून मिले, कि आप इतने
क्या होता है, कितनी ऐसी समस्याएं होती हैं हम अपने घर के लोगों को नहीं बता पाते, लेकिन वही समस्या आपकी सहेली, आपकी पड़ोसन, आपके रिश्तेदार, उससे आप जब डिस्कस करते हो तो वो आपका कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर देती है। तो उसमें हम भी हैं। मैं आपकी शायद सगी बहन नहीं हूँ, बट मैं आपकी दोस्त हो सकती हूँ, मैं आपकी पड़ोसन हो सकती हूँ, मैं आपकी क्लास फेलो हो सकती हूँ। हो सकता है एक दोस्त कीर्तन में बैठ के सहेली बनी हो। दूसरी बात, हमेशा हो सकता है मैं मेरी बहू की चुगली पीट रही हूँ, कैसी ऐसी 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 ऐसी। अगर मेरी अच्छी दोस्त है या मेरी जो जिसके साथ मैं ये बात शेयर कर रही हूँ, चाहे वो कोई भी है, तो उसका फर्ज ये है कि वो मुझे ये समझाए कि तुम उसकी कुछ अच्छाई भी तो देख लो। सारी बुराई 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 गिना दी, कुछ एक आधी अच्छाई भी देख लो। हो सकता है वो अच्छाई उसकी 99 बुराइयों को दबा दे। तो हमेशा हर एक चीज में अच्छाई ढूंढने का प्रयत्न करें। हर एक चीज में कहते हैं ना, हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। आप कौन सा देखना चाहते हैं ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो हमेशा ट्राई टू फाइंड आउट पॉजिटिव। उदाहरण आपको फिर देती हूँ। एक कोई बहुत बड़ा चित्रकार था, बट बहुत शौकीन था लोगों के बीच में जाने का। उसने एक चित्र बनाया और चित्र लगा दिया चढ़ाई के ऊपर, और साथ में रजिस्टर रख दिया कि इस चित्र में आपको जो कमी नजर आए उसे आप इस रजिस्टर में लिख दें। तो शाम को बेचारा जब गया तो रजिस्टर के आखिरी पन्ने तक लिखा हुआ मिला, इसकी नाक टेढ़ी है, इसकी आंखें और मोटी होती तो ये बहुत सुंदर होता, इसको फलाना रंग लगा देते तो बहुत सुंदर होता। आखिरी सेंटेंस उसमें लिखा कि मुझे जगह कम पड़ रही है, अगर एक और रजिस्टर रखा होता तो शायद हम कुछ और भी लिख पाते। थोड़ी देर में क्या हुआ, वो बेचारा आया दूसरे दोस्त के पास, मोना मैडम बैठी थी, बाकी आप जैसी सहेलियाँ बैठी थी, मुंह बड़ा लटका हुआ, बड़ा परेशान। तो उनमें से एक दोस्त ने पूछ लिया, क्या बात हो गई? बोला, यार बात क्या हो गई, इतनी मेहनत से तो इतना अच्छा चित्र बना के रखा और ये रजिस्टर देख आखिरी लाइन तक लिखा हुआ है, अब इसका तो ये खराब, इसका तो ये खराब, इसका तो ये खराब। तो आप जैसा में से बहुत अच्छे दोस्त थे, बोला कोई बात नहीं, शांत हो, पहले चाय पानी पी, रेस्ट कर, चिंतित मत हो। बड़ा हैरान था, बोला मेरे को इतनी कंप्लेंट्स तो इस चित्र में मिल गई और ये मेरे दोस्त कह रहे हैं तू शांत हो। तो उनमें से एक बहुत समझदार दोस्त था, उसने कहा एक काम कर। बोला क्या करूं? बोला पहले तो इस परेशानी को छोड़, क्योंकि ये तेरे हिस्से की परेशानी नहीं है। और बोला अब तो एक काम कर, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे चित्र भी बना के रख दे खाली, और शीशे अपनी रंग भी रख दे, ब्रश भी रख दे, और एक नोटिस डाल दे कि जो इस चित्र में कमी है, वो मेहरबानी करके खाली चित्र में उसको पूरा करके दे दे। एक चित्र बनाया, उसके साथ बाकी खाली बना के रख दिए कि भाई किसी को नाक टेढ़ी लग रही है तो इसमें नाक सीधी करके लगा दो, किसी को रंग खराब लग रहा है तो दूसरा रंग लगा दो। तो शाम को जब जनाब गए, बड़े हैरान थे, ये क्या हुआ, ना कोई रंग खुला पाया, ना कोई चित्र दूसरा जो लगा रखे थे खाली उन पे किसी की कलम चली पाई, ना कुछ और। वो तो फिर परेशान। तो दोस्त बोले आज क्यों परेशान हो रहा है? बोला आज यूँ परेशान हो रहा हूँ कि मैंने तो साथ में चित्र भी लगाए, रंग भी रखे, और ये भी कह दिया कि बोला किसी ने मेरी तो रंग की डब्बे ही नहीं खोली। मैं देखा ना, गलतियाँ निकालना बहुत आसान है, उन गलतियों को सुधारना बहुत कठिन है। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि हम दूसरे व्यक्ति के अंदर गलतियाँ बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बट उसका एक गुण भी अगर अच्छा है तो उसे आप अप्रिशिएट करें, उसको बताएं कि यस, ये अगर चीज़ थोड़ी सी आप इस तरफ और सरका दोगे तो
दूसरा अवगुण भी ठीक हो सकता है, बट हम हिम्मत नहीं करते ना तो बताने की, सिर्फ हम हिम्मत करते हैं चुगली पीटने की, और हम हिम्मत करते हैं दूसरे के अंदर बुराइयां ढूंढने की। तो मेरा आपसे कहने का, क्योंकि आप सब शक्तिवान हो, आप सब उस पीढ़ी से संबंध रखती हो जिस पीढ़ी ने अपनी बेटियों को इस देश के निर्माण में लगाना है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का हमारे लिए तभी लक्ष्य प्राप्त होगा जब हम, दुनिया क्या कह रहे हैं सब लोग, मैं कहती हूँ माता तुम विधाता हो।